हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना डीसी मोटर का पार्ट 2। और साथ डीसी मोटर का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने परसों की क्लास में इसका पार्ट 1 कर लिया था। कल की क्लास नहीं हो पाई, कल मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से आज जो है हम पार्ट 2 करने वाले हैं अपना डीसी मोटर का। आज की क्लास में हम क्या समझेंगे कि डीसी मोटर को किन भागों में बांटा गया है, किस तरीके से जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किस रूप से किया गया है और क्या नाम दिया गया है इनके, जो इसके जो पार्ट बनाए गए हैं डीसी मोटर के, जैसे डीसी सीरीज मोटर हो गया, शंट मोटर हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर हो गया, उन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास जो हमने पार्ट 1 किया था, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो डीसी मोटर है किस तरीके से कार्य करती है, क्या इसका कार्य सिद्धांत होता है, बैक ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, टॉर्क के बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम जो है इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है डीसी मोटर को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लगातार हमारे इस बैच से जुड़े रहिए ताकि आने वाले हर एग्जाम में आपको इसकी हेल्प मिल सके। तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि जो डीसी मोटर है उनको किन किन भागों में बांटा गया है। देखिए, इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का इतना ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सेपरेटली एक्साइटेड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड के बारे में। सेल्फ एक्साइटेड को आगे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला क्या है, शंट एक्साइटेड, फिर है सीरीज एक्साइटेड, फिर है कंपाउंड एक्साइटेड। यानी कि शंट एक्साइटेड यानी इसका क्या मतलब है, जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है वो शंट में की गई है, और जो सीरीज एक्साइटेड होती है इसकी फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में करते हैं, और कंपाउंड की जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको सीरीज में भी करते हैं और शंट में भी करते हैं। फिर जो कंपाउंड वाइंडिंग होता है, कंपाउंड वाइंडिंग को आगे 2 भागों में बांटा गया है, कम्युलेटिव कंपाउंड में और डिफरेंशियल कंपाउंड में। आगे जो है कम्युलेटिव के ही दोनों भाग होते हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल को दोनों को ही 2-2 भाग में बांट दिया गया है। एक होता है लॉन्ग शंट और एक होता है शॉर्ट शंट। ठीक है, इन सभी मोटर्स के बारे में हम अब विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सी मोटर जो है किस तरीके से कार्य करती है, क्या उनका कार्य सिद्धांत होता है, क्या उनका बैक ईएमएफ का वो जो बैक ईएमएफ होता है उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, उन सभी के बारे में हम अब पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड से। किससे? सेपरेटली एक्साइटेड से। देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड ऐसी मोटर होती है जिसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए अलग से एक डीसी स्रोत लगाया जाता है। देखिए कैसे होता है, इसका पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये होगी इसकी फील्ड वाइंडिंग, और जो इसकी शंट वाइंडिंग वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ये साइडों में इसके ब्रूस लग गए ऊपर नीचे, और ये बीच में आर्मेचर। अब क्या है, यहां पर जो है वोल्टेज सोर्स लगाया जाएगा। क्या, यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगाया जाएगा और यहां पर भी एक वोल्टेज सोर्स लगाया जाएगा। 2 वोल्टेज सोर्स लगाए जाते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में। ठीक है, यहां पर जो ये वोल्टेज है फील्ड वाइंडिंग वाली, यहां पर एक करंट जाएगी जिसे हम IF से डिनोट करते हैं, यानी कि फील्ड करंट जाती है, और यहां से एक जाएगी IL यानी कि लोड करंट जाती है, और यहां पर कौन सी है, IA यानी कि आर्मेचर करंट होती है, और इस आर्मेचर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम RA से डिनोट करते हैं। किसे? RA से। और जो फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? RF से, यानी कि फील्ड वाइंडिंग के RSE से कर सकते हैं या फिर RFE से, किससे भी कर दो इसको, क्योंकि इसके जो प्रतिरोध है उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जो लोड होता है उस पर, क्योंकि जो ये फील्ड वाइंडिंग होती है इसको अलग से एक्साइट किया गया है, इसलिए लोड का इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो इसका बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनती है, यहां से देखिए, बैक ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनेगी, V यानी कि वोल्टेज, जो इसका वोल्टेज सोर्स है वो बनेगा V माइनस IARA। इसका जो बैक ईएमएफ की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, V माइनस IARA, यानी कि यहां से कुछ वोल्टेज जाएगी और उस वोल्टेज में कुछ गिरावट हो जाती है, यानी कि थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। कहां पर? IARA, इस आर्मेचर में जो
फील्ड आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसका कुछ प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध के कारण वहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, जिसके कारण बैक ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाती है वोल्टेज से, जो कि कम होनी भी चाहिए। हमेशा याद रखना, जो वोल्टेज का मान जो है बैक ईएमएफ से ज्यादा होता है। जो टर्मिनल वोल्टेज यानी कि जो सोर्स वोल्टेज होती है उसका मान ज्यादा होता है बैक ईएमएफ से। मैंने अपनी पिछली क्लास में भी इस चीज को आपको बताया था कि जो वोल्टेज होती है सोर्स वोल्टेज, उसका मान हमेशा बैक ईएमएफ से ज्यादा होता है, सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा कि ऐसी मोटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए अलग से एक डीसी स्रोत लगाया जाता है। डीसी स्रोत के रूप में हम बैटरी का यूज कर सकते हैं या फिर डीसी जनरेटर का भी यूज कर सकते हैं। इस जो ये मोटर है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोगशालाओं में। कहां पर? प्रयोगशाला हो गया, जहाजों में, या फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का। ये बिल्कुल आसान है समझने में, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको डीसी जनरेटर अच्छे से समझ आ गया ना तो आपको डीसी मोटर जो है समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैं आप सभी को पता है डीसी मोटर में भी इन्हीं तरीकों से इसको डीसी जनरेटर को बांटा गया है। उसमें भी सेपरेटली एक्साइटेड होता है, इसमें उसमें भी सेल्फ एक्साइटेड होता है और परमानेंट मैग्नेट भी होता है। उसी की तरह इसको भी डिफाइन किया गया है। सेपरेटली एक्साइटेड आप सभी को समझ आ गया होगा। अब समझते हैं हम सीरीज मोटर को। किसको? डीसी सीरीज मोटर क्या होती है? देखिए, ऐसी मोटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और लोड को जो है सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देखिए, ये होगी इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये होगी इसकी आर्मेचर वाइंडिंग, और यहां पर क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज सोर्स लगा दिया है। डीसी डीसी वोल्टेज सोर्स यहां पर लगा दिया गया है। अब जो यहां से करंट जाएगी उसको किससे डिनोट करेंगे? आई एल से। और यहां पर जो जाएगी उसे करेंगे आई एस ई से। और जो आर्मेचर के अंदर जाएगी उसे करेंगे आई ए से। किससे? आई ए से। अब जो फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा उसको आर एस ई से, और आर्मेचर के वाइंडिंग के प्रतिरोध को आर ए से डिफाइन करते हैं सीरीज मोटर को। इतना आपको समझ आएगा। जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज आपस में सीरीज में कनेक्ट की गई हो उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज मोटर कहते हैं। इसमें जो अगर हम केसीएल का लॉ लगाए, किसका? एक मिनट, देखिए, जो केसीएल होता है यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार क्या होता है? इसमें आई एल का मान आई एस सी के बराबर होता है और आई एस सी का मान जो है आई ए के बराबर होता है। यानी कि जो आप सभी को इस बात का तो पता ही होगा, जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट का मान हर एक एलिमेंट में से जाने वाले जो करंट का मान होता है वो समान होता है। देखिए, यहाँ पर जो आई एल का मान होगा वही आई एस सी में होगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और वही मान जो है आई ए में होगा, क्योंकि ये आपस में सीरीज में है। अब केवीएल का लॉ लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसमें क्या बनेगा? केवीएल में देखिए, अगर इसका मान हम निकाले तो जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? V माइनस ईजी, V माइनस ईजी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस ई आर एस ई इजिकल टू 0। ये किसके बराबर होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर हम इस सर्किट के अंदर लगाए तो क्या मान आएगा? V माइनस ईजी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस ई आर एस ई। अगर हम इसको आसान फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ईजी इजिकल टू V माइनस आई ए। अब मैंने आपको क्या बताया? आई ए और आई एस सी का मान जो है एक समान होता है, तो हम जो है इसको कॉमन ले सकते हैं। इसको हम आई एस सी को भी आई ए ही मान लेते हैं। इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? आर ए प्लस आर एस ई। ईजी का मान यहां से क्या आ गया? वोल्टेज यानी कि सोर्स वोल्टेज माइनस आई ए, ब्रैकेट में आ गया आर ए प्लस आर एस सी। क्या आ गया ब्रैकेट में? आर ए प्लस आर एस सी। इतना जो आपको समझ आ गया होगा। ये जो ईजी होता है यानी कि सॉरी, यहाँ पर ईजी नहीं आएगा, ई बी आएगा। यहाँ पर गलती से लिखा गया, ईजी नहीं है, ई बी है, क्योंकि यहाँ पर मोटर की कंडीशन में बैक ईएमएफ होता है। क्या होता है? बैक ईएमएफ होता है, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ होता है। हमेशा याद रखना, बैक ईएमएफ होता है।
और जो ये इसका बैक ईएमएफ का जो इक्वेशन है ये बनानी बहुत ही आसान है। और ये चीज जो मैंने आपको जनरेटर वाले चैप्टर में भी बताई है कि कैसे किस तरीके से बनाई जाती है। देखिए जो यहाँ पर बैक ईएमएफ का मान होगा वो तो आप सभी को पता है वोल्टेज से कम होगा। किससे कम होगा? जनरेटेड वोल्टेज से, यानी कि बैक वोल्टेज से। अब जो है V माइनस ही आएगा। V माइनस की क्या, माइनस क्या होगा वोल्टेज में से? जो इस फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगी इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको हम सोर्स वोल्टेज में से अगर माइनस कर दे तो यहाँ पर बैक ईएमएफ का मान आ जाता है। क्या आ जाता है? बैक ईएमएफ का मान आ जाता है। अब कुछ बातें हैं आपको बताना चाहूंगा सीरीज मोटर के लिए। सीरीज मोटर जो होती है, सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। किस पर? नो लोड पर कभी भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि नो लोड की कंडीशन में सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है वो अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है? अनंत, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को अभी आगे सोल्व करके दिखाऊंगा आपको क्यों हो जाती है इसकी इतनी ज्यादा स्पीड। ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखिए जो सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। किस पर नहीं चलाना चाहिए? नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। और जो इसकी जो करंट होती है, जो आर्मेचर करंट होती है वो लोड पर डिपेंड करती है। जो इसकी आर्मेचर करंट यानी कि IA का जो मान होता है वो लोड पर डिपेंड करता है। अगर लोड ज्यादा है तो आर्मेचर करंट भी ज्यादा होगी, अगर लोड कम है तो आर्मेचर जो वो लोड होता है, जो आर्मेचर करंट का मान है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, और स्पीड जो है नो लोड पर अनंत हो जाती है, और जब जैसे जैसे लोड बढ़ जाता है वैसे वैसे इसकी स्पीड कम हो जाती है। और जो सीरीज मोटर का जो टॉर्क होता है, जो बल आघूर्ण होता है, वो शुरुआत में बहुत हाई होता है, हाई टॉर्क होता है। मैंने आपको टॉर्क की एक बार दोबारा दिखाता हूं। टॉर्क जब मैं आपको समझा रहा था, देखिए टॉर्क में मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहां पर जो टॉर्क होता है वो समानुपाती होता है फाई IA के। किसके समानुपाती होता है? टॉर्क समानुपाती होता है फाई IA के। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, टॉर्क जो है समानुपाती होता है फाई IA के। ये बात जो है अभी आपको हेल्प देगी आगे। और क्या होता है? टॉर्क फोर्स इंटू रेडियस होता है। अभी आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। टॉर्क जो है समानुपाती होता है फाई IA के। देखिए जो इसका सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर में कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक होती है। क्या होती है? करेक्टरिस्टिक्स। हिंदी में से बोलेंगे अभिलक्षण। क्या होते हैं? सीरीज मोटर के कुछ अभिलक्षण होते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं टॉर्क और लोड के लिए। टॉर्क और लोड के लिए देखिए जो मैंने आपको टॉर्क क्या बताया, टॉर्क किसके समानुपाती होता है? टॉर्क समानुपाती होता है फाई IA के। किसके समानुपाती होता है? फाई IA के। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्या बता रहा हूं। देखिए जो ये जो फाई होता है ना, यहाँ पर फाई जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स होता है फील्ड वाला, फील्ड फ्लक्स होता है। कौन सा? फील्ड फ्लक्स, यानी कि फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ पर जो टॉर्क है वो किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर करंट के और फील्ड फ्लक्स के समानुपाती होता है। अब जो IL, अब हमें पता है ISE का मान जो है IA के बराबर होता है। किसका मान? ISE का मान जो है IA के बराबर होता है। यानी कि ISE का मान अगर IA के बराबर है तो इसका मान जो है फ्लक्स के बराबर भी होगा। किसके? फील्ड फ्लक्स के बराबर होता है। किसके बराबर? फील्ड फ्लक्स के बराबर होता है। इतना बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ISE का मान IA के बराबर हो गया तो ISE तो वैसे भी समानुपात बराबर होता है फ्लक्स के। अब जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा तो ISE का मान होगा। जितना ज्यादा हम करंट का मान रखते हैं उतना ही ज्यादा जो है फ्लक्स का मान बढ़ता है। जितना ज्यादा करंट का मान उतना ज्यादा फ्लक्स का मान। अब इस बात को आप ही को हमेशा ध्यान रखना है। ISE का मान किसके बराबर होता है? देखिए ISE का मान जो है IA के बराबर होता है। किस कंडीशन में? सीरीज मोटर की कंडीशन में। और उसका मान जो है फ्लक्स के बराबर भी होगा। किसके बराबर होगा? फ्लक्स के बराबर होगा। अगर अब पहले तो ये थी, अब आगे क्या बन गया? T समानुपाती फाई को हम क्या लिख सकते हैं? IA लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। IA इंटू IA यहां पर पहले से ही है, तो यहां पर जो टॉर्क वो किसके समानुपाती बन गया? IA स्क्वेयर के बन गया।
टॉर्क किसके समानुपाती बन गया, आई ए स्क्वायर के समानुपाती बन गया। तो हम यहां पर क्या समझे कि जो सीरीज मोटर का जो टॉर्क है वो करंट के मान पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो देखिए। ग्राफ किसके बीच में किस किस की बात हो रही है, यहां पर टॉर्क और लोड की, सॉरी यहां पर टॉर्क और स्पीड की किसकी हो रही है, आर्मेचर करंट की। किसकी, टॉर्क और आर्मेचर करंट की। यहां पर टॉर्क हो गया, यहां पर आर्मेचर करंट हो गया। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। यहां पर जो है एक पॉइंट आएगा सैचुरेशन पॉइंट। क्या पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। जो ये मैंने आपको लिखवाया है, ये जो इक्वेशन लिखवाई है टॉर्क समानुपाती आई ए स्क्वायर के, ये कब तक होती है, जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है। कब तक, जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है। एक मिनट रुकना, देखिए एक चीज और क्लियर कर दूं, जो ये टॉर्क समानुपाती आई ए स्क्वायर जो मैंने लिखा है, मैंने आपको जो बताया है, इसका जो मान होता है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो टॉर्क है वो समानुपाती होता है फाई आई ए के। अब एक टाइम तो ऐसा आता ही है किसी भी सर्किट के अंदर जब फ्लक्स का मान जो है कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लक्स का मान कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि नियत हो जाता है। कब, जब उस सर्किट के अंदर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जब उसके अंदर हम कितनी भी धारा दे दे, कितना भी करंट दे दे, तो उस टाइम पर फ्लक्स का बढ़ना नामुमकिन होता है, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। कौन सा पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। आप सभी को पता होगा सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है और ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में बताया है कि सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर फ्लक्स का मान बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कि उस कोर के अंदर और ज्यादा फ्लक्स नहीं बढ़ सकता है। अब जो ये मैंने बताया आपको, टॉर्क जो है समानुपाती होता है आई ए स्क्वायर के। किसके, आई ए स्क्वायर के। ये तब तक होता है जब तक वो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है। जब वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, क्या, जब वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तब जो है टॉर्क का मान हो जाता है आई ए के बराबर। किसके बराबर, आई ए के बराबर। क्योंकि उसके बाद जो है फ्लक्स नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाता है। टॉर्क हमेशा आई ए के बराबर हो जाता है उस कंडीशन में। इतना जो है उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसका ग्राफ बनाकर दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर हो गया टॉर्क, यहां पर हो गया आर्मेचर करंट। अब देखिए जैसे जैसे हमने यहां पर टॉर्क बढ़ाया तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट आ गया, आर्मेचर करंट बढ़ाई हमने तो टॉर्क बढ़ गया। तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां से फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ाया नहीं जा सकता। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक सीधी रेखा जाएगी। कैसे, एक मिनट, उसके बाद जाएगी सीधी रेखा, क्योंकि जो टॉर्क है वो समानुपाती हो जाता है आई ए के, आई ए स्क्वायर के नहीं, आई ए के। कब, सैचुरेशन पॉइंट के बाद। ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यहां पर सैचुरेशन तक तो जो है टॉर्क का मान आई ए स्क्वायर के बराबर था। अब जो सैचुरेशन पॉइंट के बाद टॉर्क का मान हो गया आई ए के बराबर। किसके बराबर, आई ए के बराबर। ये था टॉर्क और आर्मेचर करंट के का अभिलक्षण, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे बात करते हैं स्पीड और आर्मेचर की। किसकी, स्पीड और आर्मेचर करंट की। स्पीड और आर्मेचर करंट की आप सभी को बता दूं, जो इस एन का मान होता है, एन से क्या डिनोट करते हैं स्पीड को, एन समानुपाती होता है ई बी अपॉन फाई के। एन किसके समानुपाती होता है, ई बी अपॉन फाई, यानी कि बैक ईएमएफ के मान पर डिपेंड करता है और फ्लक्स के मान पर डिपेंड करता है। अब आप सभी को पता है, जो मैंने आपको यहां पर क्या बताया, आई एस सी का जो मान है, आई ए का मान है, जो आई ए का मान जो है फ्लक्स के बराबर होता है। अब जो फ्लक्स के मान की जगह अगर हम यहाँ पर आई ए बी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, आई ए बी रख सकते हैं। यानी कि अगर तो स्पीड को बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट कम होगी, अगर हम आर्मेचर करंट को बढ़ा देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो वो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर तो एन हो गया, यहाँ पर आर्मेचर करंट हो गया। इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसे। कैसे बनता है, वो ऐसे बनेगा। जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ रही है, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ रही है, वैसे वैसे स्पीड कम हो रही है।
वैसे वैसे इस मोटर की स्पीड कम हो गई। इसलिए इसमें बताया गया है जो आर्मे इसको मोटर को नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। किस पर? नो लोड पर। मैंने आपको अभी क्या बताया था, मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। नो लोड पर क्या होता है, करंट का मान जीरो होगा। किसका? करंट का मान अगर जीरो हो गया तो एन स्पीड का मान कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगी। क्योंकि जो एन और आई ए है वो एक दूसरे से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आर्मेचर करंट का मान कम है तो स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। किस पर? नो लोड पर कभी भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि नो लोड पर आर्मेचर करंट का मान बहुत कम होता है। क्या? आर्मेचर करंट का मान बहुत कम होता है। और अगर आर्मेचर करंट का मान कम है तो स्पीड ज्यादा है। उम्मीद है आप सभी को स्पीड और आर्मेचर करंट का भी जो अभिलक्षण है वो समझ आ गया होगा। अब जो है हम आगे समझते हैं इसके स्पीड और टॉर्क के बारे में। किसके बारे में? स्पीड और टॉर्क का अभिलक्षण। ये पता है क्या, ये आप सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो थ्योरी क्या होती है, थ्योरी में हम समझते हैं, हम यहाँ पर कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं कर रहे हैं जो हम फटाफट चलेंगे। हम जो है धीरे धीरे समझते चलेंगे हर एक चीज को। यहाँ पर हम थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है ना। थ्योरी क्लासेस में धीरे धीरे हर एक चीज को क्लियर करते रहना बहुत जरूरी है। अब हम आगे क्या समझेंगे, आगे समझेंगे स्पीड और टॉर्क के बारे में। मैंने आपको बताया जो टॉर्क है वो समानुपाती होता है फाई आई ए के। किसके? फाई आई ए के। और सीरीज मोटर की कंडीशन में आई ए स्क्वेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? आई ए स्क्वेयर। कब तक? सैचुरेशन पॉइंट तक। क्या होता है? आई ए स्क्वेयर हो जाता है। अब यहां पर अगर हम आई ए का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ टी। और अभी हमने क्या समझा, यहां पर जो स्पीड है वो आई ए के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एन इजिकल टू एक बटा में आई ए होता है। ये होता है ना। अगर हम आई ए का मान यहां से निकाले तो क्या आएगा? आई ए का मान आ जाएगा एक बटा में एन। क्या आ जाएगा? ये का मान एक बटा में एन। अगर हम यहां पर इसका मान आई ए का मान रख दे तो क्या आएगा? एन इजिकल टू एक बटा में अंडर रूट ऑफ टी। ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर आपको ये चीजें पीछे वाली चीज समझ आ गई है तो ये चीज आपके लिए समझना ज्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जो इसका ग्राफ वो कैसे बनेगा, देखिए यहां पर होगी स्पीड, यहां पर इसका बन गया टॉर्क। क्या बन गया? टॉर्क। यहां पर आर्मेचर टॉर्क की बात हो रही है। किसकी? आर्मेचर टॉर्क की, ना कि शाफ्ट टार्क की, आर्मेचर टार्क की। अब स्पीड और जो टॉर्क है वो भी एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। यानी कि यहां से हम क्या समझे, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, अगर स्पीड घटाएंगे तो क्या है? टॉर्क बढ़ जाता है। तो इसका भी जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। किस तरीके से? इस तरीके से जो है इसका ग्राफ बनता है स्पीड और टॉर्क का। इतना आपको समझ आ गया होगा। यदि मोटर की गति बढ़ेगी तो बलागुरण के मान में कमी आएगी। अगर हम स्पीड को कम कर देंगे तो टॉर्क का मान बढ़ जाता है। बिल्कुल आसान है, आसानी से मैंने आपको समझाया है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अगर आप एक बार और वीडियो को देखोगे तो मेरे को उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आपके लिए जो है नया टॉपिक है, समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं समझता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप थोड़ा टाइम लगाओगे, इस पर खुद करके देखोगे, जो इसका बैक ईएमएफ है उसकी इक्वेशन खुद बनाकर देखोगे, ये जो ग्राफ मैंने बनाए हैं इनको खुद बना के देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं शंट मोटर को। शंट मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसकी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में लगाया जाता है। कहां पर? पैरेलल में लगाया जाता है। देखिए कैसे बनता है इसका ग्राफ बनाए तो सर्किट डायग्राम। ये देखिए ये होता है इसका सर्किट डायग्राम। यहां से कौन सा करंट जाता है? आई एल। यहां पर आएगा आई ए,
यहां पर जाएगा ISH, यानी कि शंट फील्ड करंट। जो आर्मेचर के अंदर रेजिस्टेंस होगा वो होगा RA, और इसके अंदर होगा RSH। ठीक है, क्या कहा मैंने, ऐसी मोटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समांतर में जोड़ा जाए। इसमें क्या है, इसकी जो शंट वाइंडिंग होती है, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा रखा जाता है। क्या, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा रखा जाता है ताकि यहाँ पर करंट का मान कम हो। क्या हो, करंट का मान कम हो, और इसलिए इसके जो पतली तार का प्रयोग किया जाता है और उसमें अधिक लपेटे बनाए जाते हैं। और जो शंट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, अगर इसके शंट मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो वो फुल लोड के टॉर्क का लगभग 1.5 गुना होता है। लगभग 1.5 गुना किसका, जो शंट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो फुल लोड के टॉर्क का लगभग 1.5 गुना होता है। लेकिन मैंने आपको यहां पर बताया था, जो ये सीरीज मोटर होती है, सीरीज मोटर का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ही हाई होता है। क्या होता है, सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, और जो शंट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लगभग 1.5 गुना होता है फुल लोड का। ठीक है, और शंट मोटर में क्या होता है, लोड बढ़ने से टॉर्क भी बढ़ जाता है और लोड घटाने से टॉर्क भी घट जाता है शंट मोटर में। अगर इसके बैक EMF की हम बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं KCL, पहले लगाते हैं इस पर KCL का लॉ, यानी कि किरचॉफ करंट का लॉ। IL का मान क्या होगा, यहाँ पर IA प्लस ISH के बराबर होगा, क्योंकि किरचॉफ ने हमें क्या बताया, यहाँ पर कौन सी, इस ब्रांच पर आने वाले करंट का मान यहां से जाने वाले करंट के मान के बराबर होगा। आया कहां से, यहाँ पर IL का मान आया है, गया कौन सा, IA गया है और ISH गया है, यानी कि IL इस पॉइंट पर आया है, IA और ISH गया है। तो किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार यहाँ पर IL का मान IA प्लस ISH के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ आएगा। अब जो इसके बैक EMF की बात करें उसका मान क्या बनेगा, V माइनस जो ये सोर्स वोल्टेज है V माइनस IA RA, ये बन जाएगा। बैक EMF का मान यहां से क्या बन गया, V माइनस IA RA। IARA यहाँ पर क्या है, इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो प्रतिरोध है उसके अंदर उसके कारण होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है IARA। ठीक है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आर्मेचर के अंदर, जो है सोर्स वोल्टेज में से घटाएंगे तो बैक EMF का मान हमारे पास निकल कर आ जाता है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब जो है हम शंट मोटर के कंडीशन में बात करें अगर, किसकी, टॉर्क और आर्मेचर करंट की, किसकी, टॉर्क की और आर्मेचर करंट के अभिलक्षण की अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो वो क्या बनेगी, देखिए हम सभी को पता है टॉर्क जो है समानुपाती होता है फाई IA के। और एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा, जो शंट मोटर होती है, जो शंट मोटर होती है ये कांस्टेंट, इसके अंदर कांस्टेंट फ्लक्स होता है। क्या होता है, कांस्टेंट फ्लक्स होता है, यानी कि जो इसका फ्लक्स है वो नियत रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ जो फील्ड वाइंडिंग है ये पैरेलल में की गई है। किस पर, पैरेलल में की गई है, यानी कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न किया जाएगा उसका लोड पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, इसलिए जो इसका फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, जो फील्ड फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो टॉर्क है, ये फ्लक्स तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर जो टॉर्क का मान किस पर डिपेंड करेगा, केवल आर्मेचर करंट पर डिपेंड करेगा। किस पर, केवल आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है, किसका मान, टॉर्क का मान, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स जो है कांस्टेंट होता है। किस कंडीशन में, शंट मोटर की कंडीशन में। अब अगर इसका ग्राफ बनाए तो वो कैसे बनेगा, देखिए यहां पर आ गया टॉर्क, यहां पर आ गया आर्मेचर करंट, इसकी बनती है बिल्कुल एक सीधी रेखा। क्या बनती है, बिल्कुल एक सीधी रेखा बनती है। क्यों, क्योंकि जो है टॉर्क है वो समानुपाती होता है आर्मेचर करंट के। ठीक है, इस वजह से जो शंट मोटर होती है, शंट मोटर में जो स्पीड होती है वो भी लगभग कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हमेशा याद रखना, जो शंट मोटर होती है, शंट मोटर कांस्टेंट फ्लक्स मोटर होती है, और जो स्पीड है वो नो लोड से फुल लोड तक लगभग बराबर होती है। थोड़ा बहुत ही केवल उसके अंदर अंतर आता है, लोड बढ़ जाने से थोड़ी बहुत स्पीड उसकी घट जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं घटती है। इसलिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए जो इसका अगर हम उसकी बात करें,
किसकी? स्पीड और आर्मेचर करंट की। स्पीड और आर्मेचर करंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? एन समानुपाती ईबी अपॉन फाई होता है, ये तो हम सभी को पता है। अब यहाँ पर फाई तो कांस्टेंट होता है। अब जो बैक एन स्पीड का मान किस पर? बैक ईएमएफ पर डिपेंड करता है। किस पर? बैक ईएमएफ पर। अब बैक ईएमएफ का थोड़ा बहुत मान घट जाता है, किसके कारण? वोल्टेज ड्रॉप के कारण। किसके कारण? वोल्टेज ड्रॉप के कारण कुछ मान घट जाता है। इसलिए जो है स्पीड का मान केवल बैक ईएमएफ के मान पर डिपेंड करता है। अगर बैक ईएमएफ थोड़ा बहुत घट जाता है तो स्पीड भी है थोड़ी बहुत घट जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका मान आर्मेचर करंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना, जो शंट मोटर होती है उसकी जो स्पीड होती है वो लगभग बराबर सी रहती है, केवल थोड़ा बहुत ही उसके अंदर अंतर आता है। इतना जो आपको समझ आ गया होगा। अब जो शंट मोटर होती है इसकी बात करें, अगर इसका प्रयोग कहां पर होता है? इसका प्रयोग ऐसी जगह पर होता है जहां पर कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, यानी कि स्थिर गति। यानी कि स्थिर गति का यहां पर क्या मतलब है? यानी कि गति में ज्यादा परिवर्तन ना हो। क्या? गति में ज्यादा परिवर्तन ना हो। अगर हम उस पर थोड़ा बहुत लोड एक्स्ट्रा भी डाल दे तो उसकी स्पीड में कोई ज्यादा अंतर ना आए। और ऐसा कहां पर होता है? यहाँ ऐसा होता है लैथ मशीन में। किसमें? लैथ मशीन में। लैथ मशीन हो गया, ब्लोवर हो गया, ब्लोवर, ग्राइंडर हो गया, ब्लोवर हो गया, ग्राइंडर हो गया, मशीन टूल। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है लैथ मशीन और मशीन टूल। लैथ मशीन और मशीन टूल में जो है शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? शंट मोटर का। और जो ये डीसी सीरीज मोटर होती है, क्या? जो डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर का जहां पर हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है। कहां पर? जहां पर हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है और परिवर्तनीय गति, यानी कि जिसकी गति को आसानी से बदला जा सकता है, वहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? डीसी सीरीज मोटर का। अब ऐसा कहां पर होता है? ऐसा होता है ट्रैक्शन वर्क में। कहां पर? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। होइस्ट में, लिफ्ट मशीन में, ट्रेन में, ट्रॉली में किसका प्रयोग किया जाता है? सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कार्यों में भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, होइस्ट में भी, लिफ्ट के अंदर भी, ट्रेनों के अंदर भी और ट्रॉली के अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है? सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। और जो शंट मोटर होती है, शंट मोटर का उपयोग जहां पर कांस्टेंट स्पीड के लिए किया जाता है, जैसे लैथ मशीन और मशीन टूल, जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और जो इसका स्पीड और टॉर्क के जो अभिलक्षण होता है वो भी लगभग बराबर होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। गति बढ़ाने पर टॉर्क थोड़ा बहुत कम हो जाता है और टॉर्क बढ़ाने पर थोड़ी बहुत स्पीड कम हो जाती है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं आता है। अब आगे चलते हैं कंपाउंड मोटर पर। किस पे? कंपाउंड मोटर पर। जिस डीसी मोटर में दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग, जैसे सीरीज और शंट फील्डिंग वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, वहां पर वह कंपाउंड मोटर कहलाती है। क्या? ऐसी मोटर जहां पर फील्ड वाइंडिंग दोनों रूप में की जाती है, सीरीज में भी और शंट में भी, उसी को हम कंपाउंड मोटर कहते हैं। अब जो कंपाउंड मोटर होती है वो दो प्रकार की होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर ऐसी मोटर होती है जहां पर सीरीज और शंट वाइंडिंग को इस तरीके से लगाया जाता है जहां पर दोनों द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ाव प्रकृति का हो, एक दूसरे को साथ सहयोग करने वाला हो। कैसे? देखिए, फाई से हम टोटल फ्लक्स को मान लेते हैं और जो सीरीज फ्लक्स है उसको एस ई से प्लस फाई एस एस से। मैंने क्या कहा? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर एक ऐसी मोटर है जिसमें सीरीज और शंट का फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स होता है वो एक दूसरे को सहयोग करने वाला हो, एक दूसरे से जुड़ाव प्रकृति का होने वाला हो। वहां पर क्या होता है? वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाती है। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कौन सी होती है? ऐसी मोटर जिसमें सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग को इस तरीके से संयोजित किया जाता है कि जो उनके द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स होता है वो एक दूसरे के साथ घटाव प्रकृति का होता है। किस तरीके से? फाई का जो मान है, जैसे फाई एस ई माइनस फाई एस एच होता है, फ्लक्स का मान क्या होता है? एक दूसरे से घट जाता है, यानी कट जाता है।
अब जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, वो दोनों दो दो प्रकार की होती है, बताया था आपको। एक होती है लॉन्ग शंट और एक होती है शॉर्ट शंट। एक होती है लॉन्ग शंट, एक होती है शॉर्ट शंट। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग शंट की। लॉन्ग शंट यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में पहले हम पढ़ते हैं लॉन्ग शंट के बारे में। लॉन्ग शंट में क्या होता है, जो शंट वाइंडिंग होती है वो सीरीज फील्ड के और आर्मेचर वाइंडिंग के दोनों के पैरेलल में लगाई जाती है। किस तरीके से, देखिए, ये हुई शंट वाइंडिंग। अब यहां पर पहले लगा दी फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, फिर उसके बाद लगा दिया आर्मेचर वाइंडिंग, यहां पर दे दिया वोल्टेज सोर्स। यहां से आप क्या समझे कि जो यहां पर शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग के को सीरीज फील्ड के और आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में लगाया गया है। यहां से जो करंट जाएगा उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा IL। यहां पर जो मान होगा वो ISE, यहां पर जो होगा IA, यहां पर जो होगा वो ISH होगा। इसके अंदर RA होगा, इसके अंदर RSH होगा, इसके अंदर RSE होगा। अब मुझे आप सभी से इतनी उम्मीद है कि जो इसके बैक EMF की जो इक्वेशन है वो आप अपने आप बना सकते हो। क्या, जो इसकी बैक EMF की इक्वेशन है वो आप अपने आप बना सकते हो। देखिए, इसकी लॉन्ग शंट की मैं आपको करवा देता हूं। बाकी आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, वो शॉर्ट शंट की खुद बनानी है। आपको ग्राफ बना के बता दूंगा कैसे बनता है, और आपको जो उसकी बैक EMF की इक्वेशन है वो आपको खुद बनानी पड़ेगी। सबसे पहले अगर यहाँ पर KCL का लॉ लगाए, किसका, KCL का, किरचॉफ करंट लॉ, तो यहाँ पर IL का मान किसके बराबर होगा, IL का मान होगा ISE और IA का तो मान एक बराबर ही होगा क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो ISE को हम ISH भी कह, इसको या तो हम ISE कह सकते हैं या फिर IA कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है IL का मान क्या बन जाएगा, IL का मान बन जाएगा ISE बोलो या फिर IA बोलो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का मान समान होने वाला है, क्योंकि दोनों सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे से सीरीज में जुड़ी हुई है। आपको दिख भी रहा होगा, देख सकते हैं। तो या तो आप ISE बोलो या फिर IA बोलो, एक ही बात है। IL का मान क्या बनेगा, यहां से ISE प्लस ISH, ठीक है। अब अगर यहां पर हम KVL का लॉ लगाएं, किसका, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अगर यहां पर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या बनेगा, यहां पर देखिए EG का मान जो है वो बनेगा V माइनस, सबसे पहले तो आपको V माइनस लगाना पड़ता है हर एक में। क्या, हर एक, जो जब भी आप बैक, इसका EG नहीं होगा EB होगा, फिर से गलती कर रहा हूं मैं यहाँ पर, EG नहीं होगा EB होगा, यानी कि इसमें मोटर में क्या होता है, बैक EMF होता है। V माइनस हमेशा क्या है, वोल्टेज में से माइनस करना होता है जहां पर जितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है। अब जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगी उसका क्या कहेंगे हम, ISE RSE माइनस IARA, क्या होगा, IARA। इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज में से क्या माइनस करते हैं, जितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है। आप कहेंगे आपने ISH का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि ISH के ऊपर बैक EMF का कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए अब यहाँ पर अगर आगे सोल्व करें तो इसको क्या बनेगा, V माइनस ISE और IA का मान जो है बराबर होगा, ISE का मान और IA का मान बराबर होगा। इसलिए इन दोनों में से हम एक को कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैंने IA को कॉमन ले लिया और माइनस जो है अंदर जाके प्लस हो जाएगी, RSE प्लस RA हो जाएगा। बैक EMF का मान आप सभी के सामने आ चुका है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा बैक EMF का मान किस तरीके से लिखा गया है। कितनी बार कर लिया हमने, देखिए जो जनरेटर था, जनरेटर में हमने जनरेटेड EMF की बात करी। वहां पर क्या होता था, जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो, उसमें केवल यहाँ पर प्लस का निशान आ जाता था। क्या, उसमें केवल यहाँ पर प्लस का निशान आ जाता था, लेकिन जो मोटर है उसमें क्या है, यहाँ पर माइनस का निशान आ गया। यही तो अंतर है दोनों में, यही अंतर आपको नजर आया होगा। अब हमने कितना कर लिया, देखिए
पहले हमने सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का समझा था, फिर डीसी जनरेटर, सीरीज जनरेटर का, फिर शंट जनरेटर, फिर कंपाउंड जनरेटर का समझा। अब उसके बाद हमने सेपरेटली मोटर का पढ़ लिया है, सीरीज मोटर का पढ़ लिया, शंट मोटर का पढ़ लिया और कंपाउंड मोटर का पढ़ रहे हैं। तो इतना पढ़ने के बाद तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए कि बैक ईएमएफ का मान किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये थी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का लॉन्ग शंट। अब अगर शॉर्ट शंट की बात करें, शॉर्ट शंट में क्या होता है, देखिए शॉर्ट शंट में जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो केवल आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ही पैरेलल में लगाई जाती है। किसके साथ? आर्मेचर वाइंडिंग। ये किसका ग्राफ बन गया, ये जो सर्किट डायग्राम बन गया, ये बन गया शॉर्ट शंट का। किसका? शॉर्ट शंट का। यहां पर लग जाएगा वोल्टेज सोर्स, यहां पर जाएगा आईएल, इसके अंदर जाएगी ISE, और जो प्रतिरोध होगा उसका मान RSE। यहां पर आएगा IA, इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा RA। यहां पर जो करंट आएगी ISH, जो इसके अंदर प्रतिरोध होगा वो होगा RSH। अब जो है आपका काम क्या है, इसका जो बैक ईएमएफ का मान है और जो करंट का मान है वो आपको होमवर्क है आपके लिए, वो आपको खुद निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में पढ़ाया है उसी तरीके से है जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या अंतर है, जो इसके फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स होता है सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के, वो एक दूसरे के साथ घटाव प्रकृति का होता है। क्या होता है? एक दूसरे के साथ घटाव प्रकृति का होता है। जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसका प्रयोग एलिवेटर के संचालन में किया जाता है। किसके में? एलिवेटर के संचालन में किया जाता है। लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज बहुत ही कम किया जाता है। क्या? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो प्रयोग होता है वो बहुत ही कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये मोटर है इसकी जो स्पीड का अभिलक्षण होता है ना, वो जो स्पीड रेगुलेशन होती है इसकी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन होती है इसकी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की। नेगेटिव का यहां पर क्या मतलब है कि जो ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की गति बढ़ाने पर जो है, भार बढ़ाने पर गति बढ़ जाती है। क्या कहा मैंने? अगर हम इसके ऊपर लोड बढ़ाएंगे तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। इसलिए जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है इनके अंदर नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन होता है। क्या होता है? नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन होता है। लोड बढ़ जाने पर इनकी स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए जो है इनका जो प्रयोग है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का जो प्रयोग है वो बहुत ही कम किया जाता है। इसमें जो अगर लोड बढ़ाएंगे तो क्या है? लोड धारा, यानी कि अगर लोड करंट का मान बढ़ाएंगे तो मोटर का जो टॉर्क होता है उसके मान में भी बढ़ जाएगा। यानी कि जो लोड करंट है, अगर लोड करंट को बढ़ाएंगे तो टॉर्क भी बढ़ जाता है। अगर लोड करंट को बढ़ाएंगे तो टॉर्क भी बढ़ जाता है, और लोड करंट बढ़ जाने पर मोटर की स्पीड भी बढ़ जाती है। क्या कहा मैंने? अगर हम इसमें स्पीड को बढ़ाएंगे, किसको? लोड करंट को बढ़ाएंगे तो मोटर की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। वो भी क्या है? बढ़ जाती है। और इसमें जो नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन तो होता ही है, इसलिए इसमें टॉर्क बढ़ाने पर भी स्पीड बढ़ जाती है। ये एक ऐसी मोटर है जिसमें टॉर्क बढ़ाने पर स्पीड बढ़ जाती है। आपने पिछली मोटर में देखा होगा क्या हो रहा था, वहां पर अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, अगर स्पीड को कम करेंगे तो टॉर्क बढ़ जाएगा। ये देख रहे थे हम। लेकिन ये एक ऐसी मोटर है जिसके अंदर जो है स्पीड बढ़ाने पर टॉर्क बढ़ रहा है और स्पीड घटाने पर टॉर्क घट जाता है। इसलिए जो इसका क्या है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड और टॉर्क की, वो नेगेटिव होती है, यानी कि विपरीत होती है। इसलिए जो है इस मोटर का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसका जो है आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, वो भी जनरेटर का किया जाता है, मोटर का नहीं, जनरेटर का। अब इसका यूज बहुत कम किया जाता है मोटर का। दोस्तों आज की क्लास में करते हैं इतना ही। वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो गई। हमने आज की क्लास में क्या है, जो मोटरें हैं वो कितनी प्रकार की और उनके अभिलक्षण के बारे में विस्तार से पढ़ा है।
सबसे पहले हमने सेपरेटली एक्साइटेड के बारे में पढ़ा था, फिर सीरीज के बारे में, फिर शंट के बारे में, फिर कंपाउंड मोटर के बारे में विस्तार से हमने पढ़ लिया है। एक एक चीज को गहराई से पढ़ा है, कुछ भी चीज को हमने छोड़ा नहीं है, जो भी एग्जाम में आ सके। अगर एग्जाम में यहां से अगर सवाल बनता है तो इसी पार्ट से बनता है, ठीक है। मोटरों का जो बैक ईएमएफ होता है, यहां से जो है न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपसे। वहां पर क्या है, जो सोर्स वोल्टेज का मान दे देगा, वोल्टेज ड्रॉप का मान दे देगा, आपसे बैक ईएमएफ का मान पूछ लेगा, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में करते ही इतना ही। जो बचा हुआ पार्ट है डीसी मोटर का वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। कल की क्लास में हम क्या है अपना डीसी मोटर वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे। कल हम स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो डीसी सीरीज मोटर, जो डीसी मोटर होती है, इनको किस स्टार्टर के द्वारा चलाया जाता है, इनको स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।